26 मई सन 1999 की शब 9:30 बजे इंडिया के आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक की सिक्योर इंटरनल एक्सचेंज फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन के दूसरे सिरे पर हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के सेक्रेटरी अरविंद दवे थे। उन्हें जनरल मलिक को बताया कि उनके एहलकारों ने पाकिस्तान के 2 बड़े जर्नैलों के दरमियान बातचीत को रिकॉर्ड किया। उनमें से एक जनरल बीजिंग से गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि दूसरे पाकिस्तान से। फिर उन्होंने रिकॉर्ड शुदा गुफ्तगू के हिस्सों को जनरल मलिक को पढ़कर सुनाया और कहा कि इसमें पोशीदा मालूमात हमारे लिए अहम हो सकती। जनरल मलिक ने इस फ़ोन कॉल के मुतालिक BBC को बताया कि दरअसल दवे वो फ़ोन कॉल फौजी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल को करना चाहते थे, लेकिन उसके सेक्रेटरी ने गलती से वो फ़ोन मुझे मिला दिया। जब उन्हें पता चला कि DGMI की बजाय फ़ोन पर मैं हूँ तो वो बहुत शर्मिंदा हुए। मैंने उनसे कहा कि वो मुझे उस फ़ोन की बात फौरी तौर पर टेक्स्ट की शक्ल में भेज दें। जनरल मलिक ने BBC को मज़ीद बताया कि पूरे मतन को पढ़ने के बाद मैंने अरविंद दवे को फ़ोन किया और कहा कि मेरे ख्याल में ये बात जनरल मुशर्रफ, जो उस वक्त चीन में मौजूद थे, और एक बहुत सीनियर जनरल के दरमियान हो रही थी। मैंने दवे को मशवरा दिया कि वो इन टेलीफोन नंबरों को रिकॉर्ड करना जारी रखें और उन्होंने मेरी हिदायत पर उसी तरह से अमल किया। जनरल मलिक का कहना है कि 3 दिन बाद रॉ ने दोनों जर्नैलों के दरमियान एक और कॉल रिकॉर्ड की, लेकिन इस बार DGMI या मुझसे मुश्तरका तौर पर शेयर करने की बजाय उन्होंने ये मालूमात बराह रास्त नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर बरजीश मिश्रा और वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को दे दी। 2 जून को जब मेरी मुलाकात वज़ीर आज़म वाजपेयी और बरजीश मिश्रा के साथ बहरिया की एक तकरीब में हुई तो वापसी पर वज़ीर आज़म ने मुझसे ताज़ा तरीन इंटरसेप्ट्स के बारे में पूछा। उस वक्त बरजीश मिश्रा को एहसास हुआ कि मैंने तो इसे देखा ही नहीं था। वापसी पर उन्होंने इस गलती को दुरुस्त किया और मुझे ट्रांसक्रिप्ट इरसाल कर दी। ये वाकया बताता है कि जंग के दौरान इंडियन इंटेलिजेंस हर शख्स के साथ मालूमात शेयर करने की बजाय उसे चंद आला सतह के लोगों तक ही महदूद रख रही थी, ताकि टफ वॉर में उसकी बालादस्ती कायम रहे। इन ट्रांसक्रिप्ट्स में या इन इंटरसेप्ट्स में या इन वॉइस टेप्स में क्या था, ये हम आपको आगे चल के बता रहे हैं। फिलहाल हम आपको स्कर्दू से उसी कारगिल के पॉइंट पे लेके जा रहे हैं जहां पे 1999 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये वाली कारगिल जंग लड़ी गई, और हम आपको उस ज़ीरो लाइन पे लेके जाएंगे जहां से सामने इंडियन चेक पोस्ट जो हैं वो 25 मीटर पे है। स्कर्दू से निकलने के बाद हमने शिगर को जो रास्ता जाता है उसको क्रॉस किया, और जो पहला टाउन आगे आता है गोल हसनाबाद, हम राइट नाउ उसको क्रॉस कर रहे हैं। अब आ जाएं उन टेप्स की तरफ। उन टेप्स की रिकॉर्डिंग जिस तरह से लिख के भिजवाई गई उसमें कुछ इस तरह की आवाज थी। अजीज, ये पाकिस्तान है, कमरा नंबर 83315, हमारा राब्ता कराएं। मुशर्रफ, हेलो अजीज, ग्राउंड सिचुएशन ओके है, कोई तब्दीली नहीं। उनके एक MI-17 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। क्या आपने कल की खबर सुनी कि मियां साहब ने अपने भारतीय हम मनसब से बात की है? उन्होंने उनसे कहा है कि मामले को आप लोग तूल दे रहे हैं। फ़ज़ाइया को इस्तेमाल करने से पहले आपको ज़रा इंतज़ार करना चाहिए था। हम कशीदगी को कम करने के लिए वज़ीर ख़ारजा सरताज अजीज़ को
दिल्ली भेज सकते हैं। मुशर्रफ, ओके, क्या ये MI-17 हमारे इलाके में गिरा? अजीज, नहीं सर, ये उनके इलाके में गिरा है। हमने इसे गिराने का दावा नहीं किया है, हमने मुजाहिदीन से इसे गिराने का दावा करवाया। मुशर्रफ, अच्छा किया। अजीज, लेकिन ये मंजर काबिल दीद था, हमारी अपनी आंखों के सामने उनका हेलीकॉप्टर गिरा। मुशर्रफ, वेल डन। क्या उसके बाद उन्हें हमारी सरहद के पास परवाज करने में दुश्वारी पेश आ रही है? वो खौफजदा हैं या नहीं, इस पर भी नजर रखो। क्या वो अब हमारी सरहद से दूर रहकर परवाज कर रहे हैं? अजीज, हाँ, अब उन पर बहुत दबाव है, उसके बाद उनकी परवाजों में कमी आई है। मुशर्रफ, बहुत अच्छे, फर्स्ट क्लास। ये वो गुफ्तगू थी जिसको इंटरसेप्ट किया गया था। 1 जनवरी तक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी और सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी को ये टेप सुनवाई जा चुकी थी इंडिया के अंदर। 4 जून को इंडिया ने इन टेप्स को उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स के साथ वजीर आजम नवाज शरीफ को सुनाने का फैसला किया। अगर मुशर्रफ की बातचीत को रिकॉर्ड करना इंडियन इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, तो उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ तक इन टेप्स का पहुंचाना भी कोई कम बड़ा काम नहीं था। सवाल उठा कि इन हसास टेप्स को लेके इस्लामाबाद कौन जाएगा? उस वक्त के मशहूर सहाफ़ी RK मिश्रा को इस काम के लिए मुंतखब किया गया। RK मिश्रा उस वक्त इंडिया में मौजूद नहीं थे, बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया में थे, तो उन्हें स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से बुलाया गया। इंडिया बुलाकर ये जिम्मेदारी दी गई कि आपने ये टेप्स लेके जानी हैं और वजीर आजम नवाज शरीफ को सुनानी। इस खौफ से कि कहीं इस्लामाबाद के हवाई अड्डे पर उनकी तलाशी ना ली जाए, इसलिए उन्हें सफारतकार की हैसियत दी गई। और इससे आप समझ सकते हैं कि ममालिक जब एक दूसरे के साथ अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं या उनके इंटेलिजेंस के लोग एक दूसरी जगह पे मूव करते हैं, तो वो किस किस्म के कवर के अंदर चल रहे होते हैं। उनके साथ हिंदुस्तानी वजारत खारजा के जॉइंट सेक्रेटरी विवेक काटजू भी गए। RK मिश्रा ने सुबह 8:30 पे नाश्ते के वक्त नवाज शरीफ से मुलाकात की और उन्हें वो टेप सुनवाई और ट्रांसक्रिप्ट उनके हवाले किए। इस काम को मुकम्मल करने के बाद मिश्रा और काटजू उसी शाम दिल्ली वापस आ गए। इस सफर को इतना खुफिया रखा गया कि इस वक्त तक कम अज कम इसका जिक्र किसी किताब में, किसी इंटरव्यू में नहीं किया गया। बहरहाल स्कर्दू से निकलने के बाद हम खपलू वाले रोड पे थे और आगे से जहाँ पे दरिया शयोक रिवर का जो ब्रिज है, उसको खपलू की तरफ क्रॉस करने से पहले हमने राइट टर्न लिया, जो कि कारगिल रोड कहलाती है शयोक रिवर के साथ साथ। कारगिल रोड के ऊपर जो पहला गांव आता है उसको सुरमेक कहते हैं। इस वक्त हम सुरमेक को क्रॉस कर रहे हैं। अगर आपने कारगिल सेक्टर की तरफ जाना है तो आपको खपलू रोड पे शयोक रिवर के ऊपर जो ब्रिज है, शायद उसका नाम अयूब ब्रिज है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहां से आप राइट लेंगे। अगर आप सीधे निकल जाएंगे तो आप खपलू चले जाएंगे। ये इस वक्त हम सुरमेक को क्रॉस कर रहे हैं। बहरहाल बात हो रही थी कारगिल की। कोलकाता से शाये होने वाले एक अखबार टेलीग्राफ ने 4 जुलाई सन 1999 के अखबार में परेश शर्मा की एक रिपोर्ट शाये की, जिसका उन्वान था दिल्ली हिट्स नवाज शरीफ विद आर्मी टेप टॉक। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इस टेप को नवाज शरीफ को सुनाने के लिए इंडिया ने वजारत खारजा में जॉइंट सेक्रेटरी विवेक काटजू को इस्लामाबाद भेजा था। रॉ के साबिक एडिशनल सेक्रेटरी बी रमन ने 22 जून सन 2007 को आउटलुक मैगजीन में लिखे गए एक मजमून रिलीज ऑफ कारगिल टेप मास्टरपीस और ब्लंडर में लिखा है कि नवाज शरीफ को टेप सुनाने वालों को ये वादे पैगाम दिया गया था कि वो टेप सुनाने के बाद उसे वापस ले आए और उनके हवाले ना करें। मिश्रा ने बाद में इस दावे को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये काम
हरगिज किया ही नहीं। विवेक काटजो ने भी इसे बाज़ाब्ता तौर पे तस्लीम नहीं किया। इस पसे मंज़र में रॉ के सेक्रेटरी अरविंद दवे, कौमी सलामती के मुशीर ब्रजेश मिश्रा और जसवंत सिंह की सोच ये थी कि इन सबूतों और खदशात के बायस कि इंडिया के पास इस तरह की मजीद टेप हो सकती हैं और वो पाकिस्तान की क़यादत को कारगिल के मामले पर दबाव में ला सकते हैं, इन टेप्स ने बड़ा काम किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इन टेपों को सुनने के एक हफ्ते बाद 11 जून 1999 को पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा सरताज अजीज़ के दौरे से कबल इंडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन टेप्स को जाहिर कर दिया। इन टेप्स की सैकड़ों कापियां बनाई गईं और दिल्ली में तमाम गैर मुल्की सफारतकारों को भेजी गई। इंडियन इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लोग अब भी ये बताते हुए हिचकिचाते हैं कि उन्होंने इस काम को किस तरह से सरअंजाम दिया। पाकिस्तानियों का ख्याल है कि इस काम में अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA या इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इंडिया की मदद की थी। जिन लोगों ने इन टेप्स को सुना है उनका ख्याल है कि इस्लामाबाद की जानिब से जाने वाली आवाज़ ज़्यादा वाज़ेह थी, शायद उसका ज़रिया इस्लामाबाद हो। करगिल पर शाये होने वाली एक मारूफ किताब फ्रॉम करगिल टू द कू, जिसकी लिखने वाली मशहूर पाकिस्तानी सहाफ़ी नसीम ज़हरा साहिबा हैं, वो अपनी किताब में लिखती हैं कि अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से इतनी हसास बातचीत खुले फ़ोन पर करके जनरल मुशर्रफ ने यह सबूत दिया कि वो किस हद तक लापरवाह हो सकते। इस गुफ्तगू के आम होने ने यह साबित कर दिया कि करगिल ऑपरेशन में पाकिस्तान की आला क़यादत किस हद तक मुलव्विस थी। दिलचस्प बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी समाने उम्री इन द लाइन ऑफ फायर में इस वाक़े का कोई जिक्र तक नहीं किया। ताहम बाद में पाकिस्तान के सदर के तौर पर हिंदुस्तानी सहाफ़ी MJ उबर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इन टेप्स की सदाकत को कबूल किया। उधर नवाज शरीफ के टेप सुनने के एक हफ्ते बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सरताज अजीज़ जब इंडिया के दौरे पर दिल्ली आ रहे थे तो एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के प्रेस काउंसिल परेशानी के आलम में उनकी मुंतज़िर थी। उनके हाथ में कम से कम 6 हिंदुस्तानी अखबार थे जिनमें मुशर्रफ अजीज़ गुफ्तगू शाये हुई। जसवंत सिंह ने सरताज अजीज़ से बहुत सर्द मेरी से मुसाफा किया। इन टिप्स से दुनिया और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में इस ख्याल को इस्तेहकाम मिला कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का कारगिल बहरान में बराह रास्त हाथ नहीं। इंडिया के बाद इंटेलिजेंस हलकों में इन टेप्स के जारी किए जाने पर तनकीद भी हुई। रॉ में एडिशनल सेक्रेटरी जनरल VK सिंह ने इस मामले पर मशहूर किताब इंडियाज़ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सीक्रेट टेल ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग लिखी। उन्होंने BBC को बताया कि ये पता नहीं कि इन टेप्स को सामने लाकर भारत को अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा से कितने ब्राउनी पॉइंट्स मिले, लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान को इसके बाद इस्लामाबाद और बीजिंग के उस ख़ास सैटेलाइट लिंक का पता चल गया जिसे रॉ ने इंटरसेप्ट किया था। उसे पाकिस्तान ने फौरी बंद कर दिया। इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि अगर वो लिंक जारी रहता तो हमें इसके बाद भी कितनी और अहम मालूमात हासिल होती रहती। मेजर जनरल VK सिंह ने मजीद कहा कि शायद रॉ या वज़ीर आज़म के दफ्तर के उस वक्त के लोगों ने सन 1974 में शाये होने वाली FW विंटरबॉथम की किताब अल्ट्रा सीक्रेट नहीं पढ़ी थी, जिसमें पहली बार दूसरी जंग अजीम के एक अहम इंटेलिजेंस जरिए का जिक्र किया गया था। उनका कहना था जंग अजीम के इब्तदा में ही बरतानिया के जर्मन डिवाइस एनिग्मा, जर्मन एनसाइफरिंग डिवाइस एनिग्मा का कोड दरियाफ्त कर लिया गया था
और इस बात को आखिर तक राज रखा गया था और जर्मन फौज ने पूरी जंग के दौरान एनिग्मा का इस्तेमाल जारी रखा, जिससे बरतानवी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को कीमती मालूमात फराहम होती रही। उन्होंने कहा कि एक मरतबा तो बरतानिया को यह भी पता चल गया था कि जर्मन फजाइया लुफ्तवाफा का कॉवेंट्री पर अगली सुबह बमबारी करने वाली। उन्होंने मजीद कहा कि उस शहर के लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाकर उनकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन चर्चिल ने ऐसा ना करने का फैसला किया क्योंकि इससे जर्मनी को शक हो जाता और वो एनिग्मा का इस्तेमाल बंद कर देता। लेकिन दूसरी तरफ रा के साबिक एडिशनल सेक्रेटरी बी रमन का ख्याल है कि इन टेप्स को अवाम के सामने लाना नफ्सियाती जंग में सबकत हासिल करने का सबसे बड़ा नमूना। एडिशनल सेक्रेटरी बी रमन के मुताबिक उसने हमारी फौज के इस दावे को मुस्तहकम किया कि करगिल में लड़ाई करने वाले पाकिस्तानी फौज के बाकायदा सिपाही हैं, ना कि अलहदगी पसंद जहादी, जैसा कि उस वक्त जनरल मुशर्रफ बार बार कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी फौज नहीं है और ये मुजाहिदीन है। इन मालूमात ने अमेरिका को इस नतीजे तक पहुंचने में मदद दी कि पाकिस्तान ने कश्मीर में कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की और उसे हर कीमत पर इंडिया की सरजमीन से वापस जाना चाहिए। इन टेप्स की वजह से पाकिस्तानियों के दरमियान पाकिस्तानी फौज और मुशर्रफ के काबिल यकीन होने पर शकूक व शुबहात पैदा हुए। आज भी पाकिस्तान में बहुत से लोग जो कारगिल के मुतल्लिक मुशर्रफ की मुबैना कहानी को मुस्तरद करते हैं मौजूद हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन टेप्स की वजह से पाकिस्तान पर दुनिया का दबाव बढ़ा और उसे कारगिल से अपनी फौजों को वापस हटाना पड़ा। यह तहरीर जो मैंने आपको सुनाई है ये bbcurdu.com से ली गई है। तो मेरा इसमें डिस्क्लेमर यही है कि ये तहरीर मेरी नहीं bbcurdu.com की है। हम आपको लेके जा रहे थे स्कर्दू से करगिल, तो सोचा आपके जहन के नक्शों पे करगिल की कहानी थोड़ी सी दोहरा दी जाए। बहरहाल हम स्कर्दू से निकले, शिगर वाले चौक को हमने अपने बाएं जानिब छोड़ा और अपना सफर हुसैनाबाद से कंटिन्यू किया। आगे चल के गोल आया जिसको हसनाबाद कहते हैं। हमने गोल को क्रॉस किया तो खपलू वाली रोड से जब शयूक रिवर का ब्रिज आया, दरियाए खपलू और शयूक रिवर के संगम पे, हमने इस रोड पे राइट टर्न लिया जिसको करगिल रोड कहते हैं। करगिल रोड पे राइट टर्न लेने के बाद पहला जो टाउन आता है उसको सुरमीक कहते हैं। सुरमीक क्रॉस करने के बाद स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट खत्म हो जाता है और डिस्ट्रिक्ट खरमांग शुरू होता है। बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर एक पुलिस की चेक पोस्ट है जहां पे आपको अपनी एंट्री करवाना पड़ती है अगर आप टूरिस्ट हैं तो। कीप योर CNIC विद यू। वैसे भी मशवरा वही है कि जब भी आप गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर किसी साइड पे भी जाएं, कहीं पे भी जाएं, पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध में कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपको CNIC साथ होना ज़रूरी है, आपकी पहचान है। बाकी इन इलाकों में जाने के लिए आपको वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ चेक पोस्ट के ऊपर अपनी एंट्री करवाना पड़ती है, इसलिए इधर आपके पास CNIC होना ज़रूरी है। और एंड इफ़ यू आर फॉरेनर देन यू शुड बी हैविंग योर पासपोर्ट along with your national identity card for the entry at the check post। तो ये वाली जो चेक पोस्ट है ये डिस्ट्रिक्ट खरमांग की एंट्री चेक पोस्ट है। इसके ऊपर रुक के आपको अपनी एंट्री करवाना पड़ती है एज अ टूरिस्ट। यहाँ से अब हम डिस्ट्रिक्ट खरमांग में एंटर हो रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट खरमांग का जो पहला टाउन है, जो मेन टाउन आप कह लें, उसको मेहदियाबाद कहते हैं। कारगिल जंग के बारे में ही इंडियन फौज के एक साबिक आला तरीन कमांडर ने कहा है कि सन 1999 में पाकिस्तान फौज की तरफ से करगिल के इलाके में दरअंदाजी दरअसल मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरे खुफिया इदारों की एक बहुत बड़ी नाकामी थी।
इंडियन खबर निसार इदारे पीटीआई के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड महिंदर पुरी ने कहा है कि पाकिस्तान का मकसद कारगिल में पेश कदमी करके कश्मीर के मसला को आलमी सतह पर उजागर करना और कारगिल के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल को तब्दील करना था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड पुरी ने इस लड़ाई के दौरान ऑपरेशन विजय में शामिल 8वीं माउंटेन डिवीजन की कमान की थी। उन्होंने कहा कि मई 99 के आखिरी हफ्ते में बटालिक सेक्टर में 3rd इन्फेंट्री डिवीजन को पाकिस्तान फौज की पेशकदमी की इतला मिली। उन्होंने इस मार्के को याद करते हुए कहा कि बाद में इस बात की तस्दीक हो गई कि पाकिस्तानी फौज ने एक वसी इलाके में पेशकदमी की थी। उन्होंने कहा कि इस पेशकदमी का दिफाई मकसद श्रीनगर से ले जाने वाली सड़क को ब्लॉक करना था ताकि सियाचिन का ज़मीनी रास्ता मुनक़ते किया जा सके। जनरल महेंद्र का कहना था कि इस पेशकदमी से पाकिस्तान को इंडिया की रियासत हिमाचल प्रदेश में दरअंदाजों को भेजने के लिए नए रास्ते भी मिल सकते थे। ऑपरेशन विजय के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे पहले दराज सेक्टर में हाईवे 1D को महफूज बनाने और लाइन ऑफ कंट्रोल को अपनी जगह बहाल करने का काम दिया गया। उनके बकौल उनके ऑपरेशन विजय की कामयाबी का सेहरा उनके नौजवान अफसरों को जानता था, जिन्होंने बड़ी बहादुरी से इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और इसको कामयाब बनाने की सर धड़ की बाजी लगाकर कोशिश की। बहरहाल इस वक्त हम मेहदियाबाद क्रॉस कर रहे हैं, जो कि खरमंग ज़िले का सदर मुकाम है। ज़िला खरमंग का टोटल रकबा 5500 मुरब्बा किलोमीटर है और ये एक हिसाब से पाकिस्तान के शुमाल में गिलगित बल्तिस्तान का आखिरी ज़िला है और पाकिस्तान का भी आखिरी ज़िला है। इसके बाद फिर इंडिया का आगे से कारगिल सेक्टर शुरू हो जाता है। आबादी के एतबार से इसकी आबादी तकरीबन कोई 60,000 से लेके 70,000 नफूस पर मुश्तमिल है। ज़िला खरमंग को 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ज़िला का दर्जा दिया गया। ज़िला खरमंग मेहदियाबाद से लेकर गंगनी गांव तक फैला हुआ है और गंगनी वो लास्ट पॉइंट है जिस तक हम आपको इस वीडियो में लेके जा रहे हैं। मतलब जो आखिरी पाकिस्तान का गांव है, एक तरह से आप कह लें गंगनी, वो खरमंग का भी आखिरी गांव है, पाकिस्तान का भी आखिरी गांव है और इस वीडियो का भी आखिरी गांव है। जोग्राफियाई लिहाज से ज़िला खरमंग इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसकी सरहदें करगिल से जा मिलती हैं। ये रोड जो सीधी जा रही है ये सीधी करगिल ही जाती है। ज़िला खरमंग का जो सदर मुकाम है वो गौहरी है। मेहदियाबाद से थोड़ा सा आगे गौहरी आता है, जहां पे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस हैं, एसएसपी खरमंग का ऑफिस है और डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है। खरमंग की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नाला जात में आबाद है। मतलब जो नाले जो ऊपर को सड़कें चढ़ रही हैं नालों के साथ साथ, वहाँ पे लोग, क्योंकि पानी वहाँ पे है, एग्रीकल्चर वहाँ पे हो सकती है, तो नालों के अंदर लोग मोस्टली रहते हैं। छोटे छोटे जो दरिया आप कह लें, छोटे छोटे नाले जो श्योक रिवर में आके गिरते हैं, लोग उन्हीं के साथ साथ अपनी आबादी बना के बैठे हुए। ज़िला खरमंग सयाहत के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो लोग जो स्कर्दू से आगे का सफ़र करते हैं उनमें 2 ज़िले आते हैं, खपलू या घंचे जिसे कहते हैं, घंचे या गंगछे, और खरमंग। खरमंग सयाहत के हवाले से बेशुमार पोटेंशियल रखता है अपने अंदर। इसका जो मशहूर मुकाम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं वो मंठोका वाटरफॉल है। मंठोका आबशार, जिसे पाकिस्तान की सबसे ऊंची आबशार होने का एजाज़ हासिल है। ज़िला खरमंग के आगाज़ से तकरीबन 20 मिनट के फासले पर मौजूद ये खूबसूरत आबशार
नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट की बहुत बड़ी अट्रैक्शन है और हर साल यहाँ पे लाखों की तादाद में सयाह आते हैं। एक और बात जो मेहदियाबाद के हवाले से मैं आपको बता दूं कि मेहदियाबाद में आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच के ऊपर एटीएम मिलता है और अगर आप स्कर्दू से पैसे निकलवाना भूल गए हैं तो आप यहाँ से नेशनल बैंक की ब्रांच से एटीएम से, ये नेशनल बैंक जो लेफ्ट पे आ रहा है यहाँ पे एटीएम लगा हुआ, आप यहाँ से पैसे ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट ईयर जब मैं आया था तो मेरे साथ इसी तरह से हुआ था, कैश कमी हो गई थी तो मैंने यहाँ से पैसे ड्रॉ किए थे, वही बात मेरे ज़हन में याद थी। दूसरी बात जो इस रास्ते पे आने की इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप स्कर्दू से रीफ्यूलिंग करवा के निकलें। इसमें आपको कैन वाला छोटी शॉप्स के अंदर जो पेट्रोल है या डीजल है वो मिल सकता है, बाकी पेट्रोल पंप इस रास्ते में आपको नहीं मिलता। लोकल आप समझे परचून में जो है आपको पेट्रोल डीजल मिल सकता है, जो स्कर्दू से जाहिर है कोई 5-10 रुपए ज़्यादा प्राइस पे मिलता है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे उस तरह से पेट्रोल स्टेशन है नहीं तो पेट्रोल की सप्लाई उस तरह से कैरेज में आती नहीं। पेट्रोल की सप्लाई आती है कपलू या आती है स्कर्दू, तो फिर ये लोग स्कर्दू से बाय करके लेके आते हैं छोटी फॉर्म में उसको, तो वो जो कैरेज कॉस्ट है वो इनको ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा महंगा मिलता है। बाकी मिल जाता है, ये नहीं है कि पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिलता वो। और अगर खुदा न खास्ता हमारी भी यहाँ पे रास्ते में गाड़ी मेहदियाबाद में पंक्चर हो गई थी, तो अगर आपकी गाड़ी भी पंक्चर होती है तो आपको वो भी उस हवाले से लॉजिस्टिकली परेशानी नहीं है, बट रिकमेंडेड यही है कि आप स्कर्दू से ही रीफ्यूलिंग करवा के आएँ और इस सारे इलाके में आप अपने यहाँ जो फ्यूल टैंक है वो फुल रखें, ताकि आपको इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर कहीं फंस रहे हैं, अगर कहीं लैंडस्लाइड कोई हो गई है और आपको गाड़ी में एसी चला के बैठना पड़ रहा है, तो आपके पास सफिशिएंट फ्यूल होना चाहिए। मंठोका वाटरफॉल के बाद इस इलाके की जो दूसरी मशहूर वाटरफॉल है उसको खामोश आबशार कहते हैं, खामोश वाटरफॉल। ये ज़िला खरमंग के आगाज़ जो मेहदियाबाद से शुरू हो रहा है उससे तकरीबन कोई मेहदियाबाद से 2 घंटे की मुसाफत पे इसी करगिल रोड के ऊपर वाक़ है। इसमें पानी की मिकदार तो आप समझ लें थोड़ी कम है मंठोका वाटरफॉल से, क्योंकि मंठोका वाटरफॉल पे तो पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा होता है, बट इसकी खासियत ये है कि इसकी हाइट मंठोका वाटरफॉल से ज़्यादा ऊंची है, इसलिए आप समझ लें कि इसका एक अपना नज़ारा है, इसकी एक अपनी खूबसूरती है। इस वक्त हम मंठोका वाटरफॉल को पीछे छोड़ आए, हम उस रास्ते पे नहीं निकले और हम सीधा खामोश वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। खामोश वाटरफॉल जो है उसके ऊपर पहुंचने के बाद वहाँ पे आप समझ लें आम टूरिस्ट के लिए उससे आगे जाना रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आगे जो करगिल सेक्टर है वो बड़ा करीब आ जाता है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लिख के लगाया गया है कि यहाँ से आगे टूरिस्ट ना जाएं। एज सच उस तरह से बैन नहीं है, बाकी रेकमेंडेड यही है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इससे ज़्यादा आगे ना जाएं, क्योंकि आपकी जान को ख़तरा हो सकता है इन केस ऑफ वॉर। और ये है वो साइन बोर्ड जो कि खामोश वाटरफॉल के ऊपर लगा हुआ है। इत्तलाए आम आपकी हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए इस मुकाम से आगे जाना ममनू है। मनजानिब टूरिस्ट डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत पाकिस्तान। नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और लोकल लैंग्वेज बल्ती में भी लिखा हुआ है। तो हम बात कर रहे थे खरमंग के सयाहती मकामात की, जिनमें से एक हमने मशहूर ज़माना मंठोका वाटरफॉल को डिस्कस किया है, दूसरा खामोश आबशार आपको बताइए जहाँ पे ये लाल कलर का बोर्ड लगा हुआ था, तीसरा जो यहाँ का सयाहती मकाम है वो यहाँ की एक झील है जिसे ओरछे या घोरछे झील बोला जाता है। खरमंग हुंदूस से 1 घंटा पैदल मुसाफत पर वाक़े ये कुदरती झील आम सयाहों की नज़रों से ओझल है। इस झील के ऊपर भी और 7 झीलें मौजूद हैं, जैसे लुलुसर, दूदीपत,
जो नेशनल पार्क है उसके अंदर सतसिरी माला के नाम से 7 छोटी छोटी झीलें मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह से इस झील के ऊपर भी 7 छोटी छोटी झीलें मौजूद हैं, जहां पे आम तौर पे टूरिस्ट बहुत कम जाते हैं। चौथी जो यहाँ की मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो बुद्धा रॉक है। मेहदीआबाद जिसको हम पीछे छोड़ के आए हैं, उधर हम गए थे, बट वीडियो फिर लेंथ में ज़्यादा हो जाती है हमारा, क्योंकि फोकस सारा करगिल साइड पे है। हम आपको करगिल सेक्टर विज़िट करवाना चाह रहे हैं, तो उस वजह से हमने वीडियो की तवालत को मद्देनज़र रखते हुए उस बुद्धा रॉक वाली फुटेज को कट कर दिया। मेहदीआबाद शहर के महल्ला रोज़ोंग में वाक़े बुद्धा रॉक आसार कदीमा का एक परतव है। बुद्ध मत के दौर के आसार कदीम तारीख से दिलचस्पी रखने वालों को खींच कर लाते हैं। आपको याद होगा कि ये एरिया क्योंकि बिल्कुल चाइना के साथ है, खपलू और खरमंग डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे शुरू से ही बुद्ध मत जो है उसका जोर रहा है। फिर यहाँ पे वो जो खपलू के मशहूर बुजुर्ग थे सैयद नूर बख्श और सैयद, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, हमदानी, जिनके नाम के ऊपर चकचिन मॉस्क है वहाँ पे खपलू में, और जिनकी मुनासबत से मुसलमानों का एक फ़िरका नूर बख्शिया है। वो नूर बख्श, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत फरमाए, वो जब इधर खपलू वाली साइड पे चाइना तिब्बत वाली साइड से क्रॉस करके आए तो उन्होंने यहाँ के बुद्ध मत लोगों को इस्लाम की रोशनी से रोशनास कराया और यहाँ पे इस्लाम का नूर ज़हूर हुआ। पहले क्योंकि यहाँ पे बुद्ध मत हुआ करता था, तो बुद्ध मत के आसार अभी भी कहीं कहीं मौजूद हैं, जिनमें से ये एक बुद्धा रॉक है जिसके ऊपर बुद्धा का मुजस्समा बनाया गया। आप भी अगर कभी मंठोका वाटरफॉल देखने आ रहे हैं तो बुद्धा रॉक भी ज़रूर ट्राई करें। खामोश वाटरफॉल को क्रॉस करने के बाद इस वक्त हम ओल्डिंग को क्रॉस कर रहे हैं। अगर गंगनी आखिरी गांव है पाकिस्तान का, तो गंगनी से पहले जो आप कह लें जो सेकंड लास्ट विलेज है, या गंगनी गांव से थोड़ा बड़ा गांव जो है, उसका नाम ओल्डेंग है। पढ़ने में ये आपको ओल्ड यंग ही नज़र आएगा, बट इसका नाम ओल्डिंग है। ये ओल्डिंग वैली कहलाती है। और यहाँ से फिर जो आगे वाला रास्ता है, ये वाला जिसके ऊपर हम ट्रैवल कर रहे हैं, ये सिर्फ मिलिट्री रोड है। इधर रास्ते में 2-3 छोटे छोटे गांव और आते हैं, गंगनी भी इसी रास्ते में आता है, बट मोस्टली यहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि किसी जगह पे भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन की कोई ऐसी फुटेज या वीडियो नहीं आए, क्योंकि ये जब हम रात को सो रहे होते हैं तो ये हमारी पाक अफवाज ही हैं जो जाग रही होती हैं और हम लोग सुकून की नींद सो रहे होते हैं। तो जहाँ जहाँ उनकी इंस्टॉलेशंस हैं रास्ते में आती, वहाँ पे मैंने फुटेज दानिस्ता तौर पे बंद रखी है। आप भी जब कभी इस इलाके में जाएं तो बिल्कुल जहाँ जहाँ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, ये हसास जगह होती हैं, इनकी फुटेज ना बनाया करें। हम खरमंग के अगले सयाहती मुकाम की तरफ जाते हैं, वो है यहाँ का खरमंग कला। खरमंग खास में मौजूद खरमंग कला, जिसे ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अपने असली शक्ल में लाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ का चौथा बड़ा सयाहती मुकाम। इसके अलावा जो 5वां यहाँ पे और मेरे हिसाब से, मेरी लिस्ट के मुताबिक आखिरी सयाहती मुकाम है, वो इसी रोड के ऊपर ओल्डेंग तक, जहाँ तक हम आए थे ओल्डेंग तक पक्की सड़क थी, और यहाँ से आगे जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक तरह का मिलिट्री रोड है। आगे से एक मिलिट्री की एम्बुलेंस भी आ रही थी, तो मैंने वहाँ पे फुटेज अपनी कट कर दी है, छोटी सी फुटेज उसकी आ गई है। यही रोड जो आगे जा रही है, इसमें गंगनी दरिया के रिवर श्योक के राइट साइड पे है, जिस साइड पे ये रोड है, और रिवर की बिल्कुल दूसरी साइड पे एक गांव है जिसका नाम है ब्रोलमो।
ब्रोलमो गांव जो है वो करगिल वॉर के बाद तबाह हो गया था और अब वहाँ पे कोई आबादी नहीं है। खंडरात उस तरह से घरों के मौजूद हैं बट आबादी नहीं है वहाँ पे। गंगनी साइड पे आबादी है और दरिया के उस तरफ आबादी नहीं है। वो एरिया आप समझें जंग के दौरान तबाह हो गया था, तो फिर लोग वहाँ से माइग्रेट करके ओल्डैंग को शिफ्ट हो गए, कुछ खरमंग शिफ्ट हो गया, कुछ फिर आगे स्कर्दुई माइग्रेट कर गए। तो जो ब्रोलमो है अक्रॉस श्योक रिवर, वहाँ पे एक बुजुर्ग हैं, उनका मज़ार है जिसका नाम है आस्ताना आलिया शेख अली। मरकज़ तजल्लियात है, इनका मज़ार उस आखिरी गांव में मौजूद है बट वहाँ तक गैर मुल्की सयाहों को जाने की इजाज़त नहीं है। इवन क्योंकि वो बिल्कुल बॉर्डर का ज़ीरो लाइन है, आप समझ लें, तो वहाँ पे जो लोकल टूरिस्ट हैं वो भी विदाउट परमिशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी, जो कि इंतहाई ज़रूरी है, ये एरिया जो है ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन का एरिया, तो विदाउट परमिशन बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। असूल की बात है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है। यहाँ पे ये मज़ार हमने अपनी आंखों से जाके देखा। इसके बारे में जो वहाँ पे एक मशहूर रिवायत है वो ये है कि 71 की वॉर में या 99 की करगिल वॉर में इसके ऊपर बड़ी शदीद बमबारी की गई इंडियन एयरफोर्स की जानिब से। उन्होंने ये इसको देखा, उन्होंने समझा ये कोई यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, क्योंकि ऊपर से उसका डोम नज़र आता है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा, पहाड़ की बिल्कुल चोटी के ऊपर है। तो दे थॉट कि ये कोई मिलिट्री का बंकर है, कोई मिलिट्री की पोस्ट है, कोई ओपी है, ऑब्जर्वेटरी पोस्ट है, तो उन्होंने इसके ऊपर बमबारी जारी रखी। लेकिन दरोग बर गर्दन रावी हमें ये बताया गया कि कोई एक भी बॉम्ब या गोला या बारूद इसके ऊपर नहीं फटा और ये मज़ार इसी तरह से मौजूद रहा। ये साइड पे हम चल रहे हैं, ये हमारे लेफ्ट साइड पे दरियाए श्योक नीचे बह रहा है और उसकी दूसरी साइड पे जो माउंटेन लाइन है, उसी माउंटेन लाइन की बिल्कुल आखिर के ऊपर ज़ीरो लाइन से थोड़ा सा पहले आस्ताना शेख अली ब्रोलमो के गांव के अंदर मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान के टोटल 14 अजला हैं और उन 14 में से एक खरमंग भी है। खरमंग जिस साइड पे हम जा रहे हैं, इस साइड पे आगे इसकी बाउंड्री करगिल डिस्ट्रिक्ट से मिलती है, पीछे इसकी बाउंड्री गांचे और स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट से मिलती है, जबकि बिल्कुल यहाँ से लेफ्ट साइड से ऊपर इसकी बाउंड्री ले डिस्ट्रिक्ट से मिलती है, जो कि लद्दाख के अंदर इंडियन कंट्रोल के अंदर है। एक साइड से थोड़ी सी इसकी बाउंड्री जो है वो आप समझ लें जाके अस्तौर डिस्ट्रिक्ट से भी मिलती है। पॉपुलेशन में आपको इसकी बता चुका हूं पहले। एजुकेशन की अगर बात करें तो 155 अजला में से एजुकेशन के हवाले से डिस्ट्रिक्ट खरमंग का जो नंबर है वो 119वां है पूरे पाकिस्तान के अंदर। खरमंग बुनियादी तौर पे बल्ती ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये 2 अल्फाज का मुरक्कब है, जिसमें एक खर मतलब फोर्ट मतलब किला और दूसरा मंग मीन्स मैनी मीन्स अबंडेंट। यानी खरमंग का मतलब हुआ मैनी फोर्ट्स, बहुत ज़्यादा किले। ये नाम इस वैली को तब मिला जब अली शेर खान आंचन ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा किले बनवाए इस एरिया में, जब वो हुक्मरान हुआ करता था। तो उस वजह से इस पूरी वैली को खरमंग कहा जाने लगा, यानी बहुत सारे किले। ये जिस जगह हम चल रहे हैं इससे थोड़ा आगे जाके लेफ्ट साइड से इस दरिया के अंदर दरियाए सिंध आके गिरता है और फिर यहाँ से आगे इसका नाम आप दरियाए सिंध कह लें, दरियाए शयूक कह लें, दरियाए शिंगू कह लें। जब करगिल से यही दरिया एंटर हो रहा है तो इसका नाम शिंगू रिवर है, दरियाए शिंगू। थोड़ा सा आगे आके लेफ्ट साइड पे जिधर आप देख रहे हैं इससे थोड़ी आगे एक पॉइंट आता है जहां ऊपर से लेह से लद्दाख सेक्टर से दरियाए सिंध आके दरियाए शिंगू में मिलता है और इसका नाम फिर शयूक रिवर हो जाता है या
दरियाए सिंध या इंडस रिवर फिर इसको कहते हैं। यही इंडस रिवर या दरियाए शयूक आगे जाके दरियाए खपलू को अपने अंदर जम करता है। फिर आगे दरियाए शिगर इसके अंदर मिलता है, ये स्कर्दू वैली को क्रॉस करता है और जगलोट के मुकाम के ऊपर आके दरियाए हुंजा या दरियाए गिलगित इसमें आके मिलता है और फिर ये दरिया नीचे बहता जाता है और छोटे बड़े नदी नाले इसके अंदर जम होते जाते हैं और दरियाए सिंध अपने पेट को बड़ा करता जाता है। मुस्तनसर हुसैन साहब इसको शेर दरिया का नाम देते हैं। गिलगित से स्कर्दू जाते हुए सारे रास्ते ये दरिया जो है गिलगित स्कर्दू रोड के साथ साथ नीचे धड़ता रहता है और फिर आगे केपी में आके दरिया काबुल जो बेसिकली कुनार रिवर है या दरिया चित्राल जिसको आप बोलते हैं, जो ऊपर से यारखून वैली से शुरू होता है और अरंदू के मुकाम से फिर अफगानिस्तान में चला जाता है और जलालाबाद को क्रॉस करते हुए काबुल के शहर के नीचे से फिर वापस पिशावर से ऊपर से गुजर के आके नौशहरा को क्रॉस करके दरिया सिंध में आके गिरता है। तो कहने का मकसद है ये वही छोटा सा जो आपको नीचे से नाला नज़र आ रहा है या दरिया नज़र आ रहा है, यही दरिया सिंध है। ये वो दरिया सिंध है जो अपने अंदर बहुत सारे नदी नालों को जम करके फिर एक शेर दरिया की शक्ल लेता है और ये छोटे छोटे नदी नाले जम होते होते फिर ये बड़े दरियाओं को अपने अंदर मर्ज कर लेता है, जिसमें जेलम है, जिसमें रावी है, जिसमें चनाब है, जिसमें सतलुज है और पंजनद के मुकाम से फिर ये शेर दरिया आगे बढ़ता है। कोटड़ी से ये सिंध में एंटर होता है, फिर ये पूरे सिंध को सैराब करते हुए अपर सिंध को, फिर ये सखर बैराज के ऊपर सेंट्रल सिंध को सैराब करता है, वहाँ से नहरें निकलती हैं, फिर ये कोटड़ी बैराज के ऊपर जाता है और आखिरकार ये ठट्टा के मुकाम से दरियाए सिंध जो है ये बहेराए अरब में जाके शामिल हो जाता है। यहाँ से बेसिकली आप समझ लें कि हम बिल्कुल बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच गए हैं। ये सामने जो सेक्टर है इसको अल आसिफ सेक्टर कहते हैं। यहाँ पे हमें शाम हो गई थी और ऑनेस्टली ये बड़ा अच्छा रहा शाम का मंजर के हम नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उसको हम दिखाएं या वो फुटेज में आए, और हम ये भी चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान आर्मी के उन शेर जवानों को वहाँ जाके सलूट करें जहाँ पे बिल्कुल आखिरी पॉइंट पे ज़ीरो लाइन के ऊपर वो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। बेसिकली वहाँ जाने का मकसद भी ये था कि हम अपनी सरजमीन के उन सपूतों को जाके गले लगाएं जो रात में जागते हैं तो हम सुकून की नींद सोते हैं। ये बिल्कुल आखिरी पॉइंट्स आ रहे हैं और यहाँ से जैसे आप राइट को मुड़ेंगे तो सामने जो दो पहाड़ आपको मिलते हुए नज़र आते हैं और वो दरमियान से जो लाइट नज़र आ रही है वो बेसिकली एग्जैक्ट कारगिल सेक्टर है। इस पहाड़ के उस तरफ कारगिल है, इस पहाड़ के उस तरफ इंडिया की चेक पोस्ट हैं, इस पहाड़ के बिल्कुल उस तरफ वो जो लाइट आपको नज़र आ रही है वहाँ पे इंडियन चेक पोस्ट और पाकिस्तानी चेक पोस्ट तकरीबन 25 मीटर के फासले पे हैं। वो वाला पॉइंट जब हम जाके अपने फ़ौजी भाइयों को मिले हैं, उनको गले लगाया है, उनको सल्यूट किया है, उनको मुबारकबाद दी है कि वो अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए अपने माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चों से दूर हैं, वाकई काबिल तहसीन हैं। वो वाले मनाजिर तो हम आपको उस तरह से नहीं दिखाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं दिखाई जा सकती। बट आप इस बात का यकीन रखें कि आप जब भी कभी इस सेक्टर में जाएं ज़रूर परमिशन लेके पाकिस्तान आर्मी से अगले मोर्चों पे लाजमी जाएं, अपने मुल्क के बहादुर सपूतों को ज़रूर जाके सलाम करें, उनको ज़रूर इस बात का एहसास दिलाएं कि अगर वो हमारे लिए जाग रहे हैं तो हमारे दिलों में उनके लिए बेइंतहा मोहब्बत मौजूद है। ये 4x4 ऑफ रोड ट्रैक है। आगे से ये जो दो बच्चे आपको नज़र आए हैं ये बेसिकली गंगनी गांव के ही रहने वाले हैं। तो इस वक्त शाम में वो मेरे ख्याल में ओल्डेंग जा रहे होंगे। ओल्डेंग से गंगनी जाने का जो टोटल रास्ता है वो आप कह लें 20 से 25 मिनट आपको लग सकते हैं इस 4x4 ट्रैक के ऊपर। गाड़ी यहाँ पे क्योंकि मिलिट्री रास्ता है तो गाड़ी आप कोई भी ला सकते हैं, आपकी मेहरान भी इधर आ सकती है, आपकी
कल्टस कार भी आ सकती है, कोरोला भी आ सकती है, आप सिटी भी ला सकते हैं, आपके सामने है। रोड जो है वो बड़ा स्मूथ है ताकि मूवमेंट में किसी किस्म का कोई इशू ना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जब कभी भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस पे जाता हूँ पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ में, तो मेरी कोशिश होती है कि जहाँ कहीं हमारे पाकिस्तानी फ़ौज के नौजवान अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, तो हम तो यार एक्सकरियन पे आए होते हैं, यहाँ पे ये हमारे भाई जो हैं ये बग़ैर फ़ोन के, बग़ैर सेटेलाइट के, बग़ैर इंटरनेट के बैठे 6-6 महीने 4-4 महीने इनको छुट्टी नहीं मिलती और ये बैठ के हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। मेरी तो हमेशा कोशिश होती है कि जब कभी भी मैं यारखून वैली भी गया तो वहाँ पे भी जहाँ कहीं मुझे एफसी का कोई जवान मिला है मैंने उसको गले लगा के उससे मिला हूँ। जहाँ कहीं मुझे चित्राल में भी पाकिस्तान आर्मी का कोई आगे बॉर्डर वाली साइड पे, बाबा गुंडी वाली साइड पे, ब्रोविल वैली वाली साइड पे कोई जवान मिला है तो मैं गले लगा के उसको मिलता हूँ। मेरे दिल में और पूरे पाकिस्तान के दिल में यकीनन इन हमारे बहादुर सपूतों की बहुत इज़्ज़त है, जिनकी वजह से आज हम सुकून का सांस लेते हैं और जिनकी वजह से हमारा मुल्क और इस मुल्क मौजूद है, बरकरार है और हमारे मुल्क का जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर है। अदरवाइज़ जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं, जो बाहर की एजेंसियां हैं, जो रॉ है, जो मोसाद है, उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी हुई कि वो इस मुल्क को ख़राब करें, इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश करें। लेकिन कायद आज़म अलैहिर्रहमा के अल्फाज वो मुझे याद आते हैं कि ये मुल्क अब बन चुका है और ये बनने के लिए आया अल्लाह की रहमत से, और दुनिया की कोई ताकत इसको अंडू नहीं कर सकती। बेशक 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 कोई दुनिया की ताकत अल्लाह की रहमत से इस पाकिस्तान को अंडू नहीं कर सकती। ये खुदा का इसके ऊपर ख़ास करम है। 27 रमज़ान को इसका वजूद में आना ही इस बात की दलील है कि अल्लाह ने इसको हमेशा कायम व दायम रहने के लिए बनाया है। और फिर अल्लाह ने हमें इतनी मजबूत फ़ौज और इतनी ईमान अफरोज़ फ़ौज से नवाजा है कि वो हमारे जवान हवालदार लालक जान जैसे जवान जो हैं, जिन्होंने एक एक पोस्ट के ऊपर 2-2 3-3 दिन बगैर कुछ खाए पिए अपने मुल्क के एक एक चप्पे की हिफाजत की है, और हिफाजत भी इस तरह से की है कि दूसरी साइड से इंडियन आर्मी जब वहाँ पे पहुँचती है तो वो बाकायदा लिखने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार हम समझ रहे थे यहाँ पे पूरी कोई कंपनी या बटालियन बैठी हुई और ये एक बंदा है जिसने 2 दिन 4 दिन हमें पेशकदमी नहीं करने दी। तो हमारे इस तरह के जवान भी मौजूद हैं और इस तरह के लोग भी हमारी फ़ौज के अंदर मौजूद हैं जो बग़ैर खाए पिए 4-4 दिन हफ्ता यहाँ पे बैठे हैं, दुनिया जहान की आसाइशों से सहूलतों से दूर हैं। आप यकीन करें, आप एक दफ़ा इस रास्ते पे आएँ तो दूसरी दफ़ा आपका आने को दिल नहीं करता। रास्ता इतना दुश्वार गुजार है, इंटरनेट नहीं है, लोकल जो एसकॉम की सिम है इवन वो नहीं यहाँ पे चल रही होती, किसी किस्म का दुनिया से आपका राब्ता कटा हुआ है। आपको 4 महीने बाद छुट्टी मिलेगी, आप बच्चों के पास जाएंगे, घर में बच्चे को बुखार है, बीमार है, खुदा न खास्ता किसी की फौतगी हो गई है, तो इस जवान को जब तक यहाँ से इतला मिलेगी वो उनके फौतगी वाले पीछे घर वो लोग दफना के कुल भी पढ़ा चुके होते, तो इतनी दूर है। तो यहाँ पे शाम हो चुकी थी, बट इवन देन हमने अपने रास्ते को कैरी ऑन किया उस पॉइंट पे पहुँचने के लिए जहाँ पे हमारा आखिरी सिपाही बैठा हुआ है, ताकि हम आखिरी सिपाही को वहाँ जाके सल्यूट कर सकें। एंड लिटरली मैंने वहाँ पे जाके उनको सल्यूट किया। अब सल्यूट करने का वो ये कि मैं सिविलियन यूनिफॉर्म में था तो मैं शन कर सकता था, मैंने लिटरली शन किया, और दिल में इन जवानों की जो मेरे यहाँ इज़्ज़त और कदर है वो मेरा दिल ही जानता है। बस मैं आपको थोड़ा तबलीग के हवाले से ये बता दिया कि जहाँ कहीं आपको पाकिस्तान आर्मी का कोई बंदा मिलता है, जहाँ कहीं आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का कोई बंदा मिलता है, आपको पुलिस का कोई बंदा मिलता है, आपको किसी भी रेंजर्स का कोई बंदा मिलता है, उसकी कदर किया करें, उसकी इज़्ज़त किया करें। ये लोग आपकी हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों की वजह से हम सुकून का सांस लेते हैं। अदरवाइज़ बैरूनी क़ुव्वतें जितना ज़ोर लगा रही हैं इस मुल्क को खुदा न खास्ता तोड़ने के लिए, वो आपकी समझ से भी बालातर है। अल्लाह हम सब का पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। मैं आपको आज की इस वीडियो में स्कर्दू से लेके करगिल सेक्टर के आखिरी पॉइंट तक लेके आया हूँ, और यहाँ से आगे इस वक्त जहाँ पे हम चल रहे हैं, करगिल शहर, करगिल ज़िला, करगिल सिटी
सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर है। और ये वो 11 किलोमीटर हैं जो 99 की वॉर में हमारे बहादुर सपूतों ने यहाँ से कवर किए थे और वो करगिल के शहर तक पहुंच गए थे। मुजाहिदीन जिन्होंने करगिल के इस सेक्टर से या बाकी सेक्टर से इस इलाके को, क्योंकि करगिल में भी मुसलमान हैं, अहले तशय्यो पॉपुलेशन ये पूरी, और उधर जो रहने वाले मुसलमान शिया हैं और जो इधर खरमंग रहने वाले मुसलमान शिया हैं वो आपस में बरादरी हैं, आपस में उनकी रिश्तेदारियां हैं। और इवन वहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर जो है वहाँ पे भी लोग मुजाहरे करते हैं कि आप इस रोड को खोलें ताकि जो पिछली निस्फ दिहाई से लोग और फैमिलीज़ और रिश्तेदार एक दूसरे से दूर हैं उनको आपस में मिलने का मौका मिल सके। ये इधर वाले लोगों का भी डिमांड है और उधर जो इंडियन साइड पे, करगिल साइड पे लोग रहते हैं उनकी भी ये बहुत बड़ी डिमांड है कि करगिल स्कर्दू रोड को खोला जाए ताकि फैमिलीज़ एक दूसरे की तरफ आ जा सकें, लोग अपने रिश्तेदारों को अपने आबा व अजदाद की कब्रों पे जा सकें। ये था हमारा आज का व्लॉग। हम आपको आखिरी पॉइंट पे लेके आए हैं और वो सामने जो रोशनी नज़र आ रही है वो करगिल शहर की है।